हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय गुजर गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 23 अक्टूबर वेडनेसडे यानी कि आज हो चुकी है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 23 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 334 से 352 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 42 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 554.75 करोड़ की है, फ्रेश इशू 325 करोड़ की है, ऑफर पर शेयर 229.75 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ 30 अक्टूबर वेडनेसडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि रिटेल कैटेगरी में 14,784 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,92,192 रुपए है। एसएचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,06,976 रुपए है। एचएनए कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,90,528 रुपए है। बीएचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,05,312 रुपए है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है एंड एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन है, क्यूआईबी के लिए 20% एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का कोटा रिजर्व किया गया है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। एक साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को 37% ड्रॉप आउट किया है एंड अपने रेवेन्यू को 15.92% को ड्रॉप आउट किया है। तो इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही ज्यादा खराब होते हुए दिख रहा है। 22 में 19.10 करोड़ के प्रॉफिट पर था और ये अपने प्रॉफिट को जीरो किया और अभी 26.11 करोड़ के लॉस पर है। इसकी रेवेन्यू 2022 में 1709.98 करोड़ थी। अभी फिलहाल इसकी यहाँ पर देखेंगे तो ये डेटा 30 जून के बाद का है। हम लोग इस सिर्फ इतना ही देखें तो यहाँ पर भी ये अपना प्रॉफिट काफी हद तक ड्रॉप आउट किया है एंड रेवेन्यू में भी काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है और अभी इसकी स्थिति खराब होते हुए दिख रहा है। इसका लॉस बढ़ भी सकता है, रेवेन्यू और भी घट सकता है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर काफी ज्यादा वीक दिख रही है। इसकी रिजर्व 458.74 करोड़ है एंड इसकी नेटवर्थ 31 मार्च 24 तक 260.25 करोड़ है एंड एसेट 1991.66 करोड़ है, उधारी 663.27 करोड़ है। तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मुझे रेटिंग देना तो मैं 10 में से 3 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी निगेटिव हो चुका है, -11.16%, आरओसी -2.35%, डेट फॉर इक्विटी 3.01 है। ये बहुत बड़ा निगेटिव असर दिखाएगी लिस्टिंग पर। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ -11.16% है, पैट मार्जिन -4.97। यहाँ पर देख सकते हैं सारे डेटा नेगेटिव हो चुके हैं। इसकी पीई प्री आईपीओ से 20.4 है एंड पोस्ट आईपीओ -17.25 है। तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल वीकनेस का संकेत है। फाइनेंशियल इसकी स्थिति खराब है। फाइनेंशियली इतना वीक होने की वजह से इसमें पहले तो लिस्टिंग गेन वाला आउट होंगे। यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेने के लिए जो आईपीओ अप्लाई करते हैं वो यहाँ से आउट होंगे। अब बात रही लॉन्ग टर्म निवेश के लिए, तो फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर इसकी स्थिति सुधार होती है तो निवेश करने का विचार बना सकते हैं। अभी हम लोग इसकी बिजनेस को देख लेते हैं। 1956 के स्थापित गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड, इसको अपने फील्ड में बहुत ज्यादा समय बीत गया है काम करते करते।
लगभग 7 दशक ये पूरा कर चुका है, लगभग 7 दशक पूरा कर चुका है। तो यहाँ पर इसको लंबे समय से काम करने का अनुभव है, फिर भी इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं हो रहा। यह कंपनी के लिए और निवेशकों के लिए बड़ी निगेटिव पॉइंट है। यह कंपनी है जो इथेनॉल बेस्ड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ये अपने प्रोडक्ट को इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रियों में भी सप्लाई करती है, बड़ी बड़ी कंट्रियों में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, केन्या, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड अरब इमरात, इंडोनेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट इत्यादि कंट्रियों में, लगभग 20 कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट को ये बेचता है। तो बिजनेस इसका बहुत बड़े लेवल पर है, फिर भी ये अभी लॉस में है, बहुत बड़ा लॉस कर चुका है। इसके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक है कर्नाटका में और दूसरा है महाराष्ट्र में। इसके पास 1583 परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जिसमें 437 अनस्किल्ड एम्प्लॉय हैं। तो इसका बिजनेस ठीक दिख रही है, बिजनेस में कुछ खास दिक्कत नहीं दिख रहा है। बिजनेस हम लोग बोल सकते हैं केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, इथेनॉल बेस्ड केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके प्रोडक्ट का उपयोग कई तरीके के सेगमेंट में किया जाता है, जैसे फूड, बिवरेज, फार्मास्यूटिकल्स एंड पावर, फ्यूल, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसका क्लाइंट बेस भी काफी मजबूत दिख रहा है। हर्षे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड, एमएस कर्नाटका केमिकल्स इंडस्ट्री, एमएस टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड एंड इसका IFF-INC एंड अंकित राज केमिकल्स एंड स्कॉट्स केमिकल एंड खुशबू डाई केमिकल एंड इसका शिवम इंडस्ट्री इत्यादि बड़ी बड़ी कंट्रियां इसका बड़ी बड़ी कंपनियां इसका क्लाइंट है। तो बिजनेस कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, यूनिक बिजनेस बोल सकते हैं। क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रांग है, अदर कंट्रियों में भी अपने प्रोडक्ट को ये बेचता है। दिक्कत इसकी फाइनेंशियली, अगर फाइनेंशियली स्थिति इसका बेस्ट हो जाए तो फिर यहाँ पे एक बेहतरीन मुनाफे की ऑप्शन मिल सकती है। अभी यहाँ पर निवेश करना हाई रिस्की है। अभी हम लोग इसकी जीएमपी देखें, इसकी जीएमपी की ओपनिंग भी नहीं हुई है और इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर देख सकते हैं जुबलिएंट, बलरामपुर चीनी, डालमिया भारत, धामपुर शुगर मिल, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री इत्यादि बहुत सारी इसका इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर निवेश करना थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, जो रिस्क लेते हैं उनके लिए आईपीओ ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ठीक हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसे आईपीओ को इग्नोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर मौके मिलेंगे जहाँ पे एक बेहतरीन मुनाफे की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है और लो रिस्क में। यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। बाकी आपका पैसा है, कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।